तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने-अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है, रोज़ाना हमारी ईवीएस यानी मैं कहूँ तो पर्यावरण की क्लास आपकी चल रही है और आज की आपकी क्लास नंबर कौन-सी है भैया? तो याद रखिएगा बच्चा, क्लास नंबर है 7वें नंबर की। आप सभी को पता है, नवोदय विद्यालय एग्ज़ाम 2026-27 वाला जो होना है, उसके लिए आपकी ये ईवीएस या मैं कहूँ पर्यावरण या फिर अपन कहें तो जीके, ठीक है ना? इसकी क्लासेस हैं और ये आज का जो टॉपिक रहने वाला है, उसका नाम है बच्चा क्या? प्राकृतिक आपदा। चर्चा प्राकृतिक आपदा बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लासेस चल रही हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाएँगे आप, प्लेलिस्ट में जाओगे और बढ़िया तरीके से आप उनको देख सकते हो। इसके साथ मैथ की, हिंदी की इनकी क्लासेस भी चल रही हैं। ठीक है भाई? तो चलते हैं अपने स्लाइड की ओर। तो पहला हम इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे, अच्छे से इस टॉपिक को समझेंगे और उसके बाद इसके एमसीक्यूज़ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चा? तो एक बार सभी साथियों को शेयर कर दो, अपने दोस्तों को बताओ, जहाँ कोचिंग में पढ़ रहे हो वहाँ बताओ कि रोज़ाना फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं। ठीक है भाई? चलिए। देखिए बच्चा, यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करता हूँ, तो यहाँ पर दिया है क्या? यहाँ पर क्या दिया है बच्चा? ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको दिया है क्या? देखो। हुँ। चलिए, यहाँ पर आपको दिया है प्राकृतिक आपदा एवं उनके प्रकारों के बारे में समझाया गया है। ठीक है भई? देखो, यहाँ पर दिया है आपदा। आपदा क्या है बच्चा? ध्यान से समझना आपदा क्या है? अपन आपदा के बारे में बात करेंगे, डिज़ास्टर के बारे में बात करेंगे, इसकी परिभाषा और इसके प्रकारों के बारे में समझने वाले हैं। देखो, प्रकृति की शक्तियों द्वारा उत्पन्न ऐसी अचानक और विनाशकारी घटना जिससे मानव जीवन, धन संपत्ति और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है, आपदा कहलाती है। समझने का प्रयास करें। मैंने कहा बच्चा आपदा क्या होती है? आपने कहा भैया आपदा होती है प्रकृति की शक्तियां। प्रकृति में बहुत सारी शक्तियां हमारे, प्रकृति की जो शक्तियों के द्वारा ऐसी अचानक विनाशकारी घटना हो जाए जिससे हमारा जो मानव जीवन है, हमारी धन संपत्ति है या हमारे पर्यावरण है, इसको भारी नुकसान पहुँचता है। इसे हम कहते हैं क्या? आपदा कहते हैं। जैसे एकदम से बाढ़ आ गई, भई बाढ़ आ गई, आपदा आ गई, भारी मानव को भी हानि पहुँचती है, धन संपत्ति को भी हानि पहुँचती है, पर्यावरण को भी हानि पहुँचती है, सारी चीज़ें, ठीक है ना? जैसे भूकंप आ गया, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, ज्वालामुखी हुआ, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपदा के ही प्रकार हैं। ठीक है भई? चलिए। यहाँ पर आगे समझते हैं। अब हम समझते हैं बच्चा क्या? आपदा के प्रकारों के बारे में, ठीक है ना? आपदा के प्रकारों के बारे में समझते हैं कि आपदा के प्रकार। देखिए, अगर मैं आपदा के प्रकार की बात करता हूँ, तो एक तो होती है बच्चा क्या? प्राकृतिक आपदा। क्या होती है? प्राकृतिक। जो प्रकृति के द्वारा होती है घटनाएँ, उन्हें हम प्राकृतिक आपदाओं के में रखते हैं। देखिएगा, जो प्रकृति की गतिविधियों द्वारा बिना मानवीय हस्तक्षेप के अचानक होती हैं, जैसे भूकंप, बाढ़, सुनामी, ज्वालामुखी, फटना, चक्रवात और सूखा। दोस्त यहाँ पर एक बात समझिएगा, मैंने कहा बिना मानवीय हस्तक्षेप, यहाँ पर कह रहा है कि बिना मानवीय हस्तक्षेप, इस चीज़ को पॉइंट को समझिएगा। इसमें मानव का बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं होता है। ये प्रकृति के द्वारा जो घटना होती है, उन्हें कहते हैं प्राकृतिक आपदा। जैसे भूकंप आना, भई भूकंप में मानव की क्या हाथ लगा रहा है कि भाई भूकंप अब आने में मानव का क्या हाथ है? समझिएगा। तो बाढ़ आना भई, सुनामी है, ज्वालामुखी, ये सारे क्या है? प्रकृति के द्वारा है, ये प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आती है। ठीक है बच्चा? अगला देखिएगा, समझिएगा मानव जनित आपदा। क्या सती? मानव जनित आपदा की बात करते हैं, जो मनुष्य की गतिविधियों या लापरवाही के कारण होती है। गैस रिसाव जैसे सड़क रेल दुर्घटना होती है, परमाणु दुर्घटना होती है, जो मानव के द्वारा चीजें होती हैं। देखिएगा, जो मनुष्य की गतिविधियों या लापरवाही के कारण होती है, जैसे गैस रिस गई तो आग लग गई, भयंकर तो किसके? मानव की वजह से हुआ है, ठीक है ना? जैसे सड़क पे सड़क दुर्घटना हो गई या रेल दुर्घटना हो गई, ठीक है ना? सड़क या रेल ऐसे है, सड़क या रेल दुर्घटना, ठीक है ना? तो ये सब मानव के हस्तक्षेप से होती है, ठीक है ना? समझिएगा। परमाणु दुर्घटना, ये भी मानव के हस्तक्षेप से होती है। तो वे सारी घटनाएँ जो मानव का कहीं न कहीं उसमें हाथ होता है, वे होती हैं मानव जनित आपदा और जो बिल्कुल प्रकृति के द्वारा होती हैं, वे होती हैं भैया प्राकृतिक आपदा। समझिएगा? प्रश्न आपको बढ़िया तरीके से हम समझाने वाले हैं। ठीक है भाई? चलिए,
आगे प्रश्नों को बढ़िया तरीके से समझेंगे। पहले ये डिटेल ज़रूर समझना है आपको। एक्स्ट्रा फैक्ट में कुछ बात करते हैं। भारत में आपदाओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एनडीएमए, एनडीएमए क्या है सर? तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, क्या मेरा भाई? जो हमारे भारत में जितनी भी आपदाएँ होती हैं, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, ज्वालामुखी फट गया, है ना? कोई भी चीज़ हो, आपदा हो रही है, उनसे निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, स्तर पर हमने क्या है, एक जो है एक प्राधिकरण काम करता है, एक संस्था काम करती है, ऐसे कहो तो एक संस्था काम करती है, जिन सबको निपटारे के लिए काम करती है, ठीक है? इसका नाम है एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हिंदी में इसे कहते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। क्या मेरे भाई? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण काम करता है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगर मैं कहूँ भाई, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, सिंपल सा प्रश्न पूछेगा कि भाई एनडीएमए के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो भाई याद रखिएगा नरेंद्र मोदी, क्योंकि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी अगर वर्तमान में क्या है भई? प्रधानमंत्री हैं, तो यही तो इसके अध्यक्ष होते हैं। यानी इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा, वो इसका अध्यक्ष होगा। ठीक है? नाम याद रखेंगे, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है बच्चा? ध्यान रखेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला देखिए। अब हम इन आपदाओं के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सभी साथियों को शेयर-वेयर करके आप आ जाइए। ठीक है बच्चा? चलिए, पहले हम समझते हैं देखिए यहाँ पर भूकंप के बारे में। क्या बच्चा? पहले हम भूकंप के बारे में समझते हैं। बढ़िया तरीके से भूकंप भूकंप के बारे में समझते हैं। देखिए, भूकंप क्या होता है इसकी परिभाषा मैं बताऊँ तो, पृथ्वी की सतह का अचानक हिलना या कंपित होना भूकंप कहलाता है। हमारी जो पृथ्वी की सतह है, जैसे हमारी पृथ्वी है, इसकी सतह क्या है साथी? अचानक क्या है? हिलना स्टार्ट कर देगी इस तरह से, अचानक हिलना स्टार्ट कर दे या अचानक कंपन करना स्टार्ट कर दे, वही होता है बच्चा भूकंप। ठीक है? आप कैसे पहचानोगे कि भूकंप भूकंप आ गया? तो आप कैसे पहचानोगे कि हमारी जो पृथ्वी की सतह है, वो अचानक कंपन करना स्टार्ट कर देगी, अचानक हिलना स्टार्ट कर देगी, उसे हम भूकंप कहेंगे। ठीक है बच्चा? चलिए, ये किसके कारण होती है? तो समझिएगा, जो भूकंप आता है, वो काय के कारण आता है समझिएगा। मैंने कहा भाई पृथ्वी के अंदर मौजूद एक प्लेटें कहते हैं, जिन्हें कहते हैं टेक्टोनिक प्लेटें। क्या कहते हैं भई? टेक्टोनिक प्लेटें कहते हैं। और टेक्टोनिक जो प्लेट्स होती हैं, इसमें हलचल होना या उनका आपस में टकराना। पृथ्वी के अंदर क्या है प्लेटें होती हैं, या तो उनमें हलचल होती है, चिक जाती हैं साइड से, या फिर आपस में कुछ प्लेटें आपस में टकराती हैं, जिससे पृथ्वी हिल जाती है, कंपन करने लगती है। यही होता है इसका कारण भूकंप आने का। ठीक है? प्लेटों को याद रखेंगे, टेक्टोनिक प्लेटें। ठीक है भाई? याद रखेंगे। चलिए, अब मैं अगर यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाएगा आपसे बच्चा, क्या पूछा जाएगा? यहाँ से पूछा जाएगा बच्चा क्या कि जो है भूकंप को मापने का यंत्र क्या है? ठीक है ना? समझिएगा। तो मैंने कहा भाई देखो जी एक आपको यंत्र दिख रहा है जिसका नाम है भाई सिस्मोग्राफ। क्या बच्चा? सिस्मोग्राफ एक आपको एक यंत्र दिख रहा है। ये काय का काम करता है भाई? भूकंप को मापने का यंत्र है बच्चा। मैंने कहा भैया कि भूकंप को मापने का यंत्र क्या है? भूकंप को किसके द्वारा मापा जाता है? आप कहोगे भैया सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। ठीक है बच्चा? सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। एक होता है बच्चा क्या? जिसे हम कहते हैं रिएक्टर स्केल। क्या कहते हैं बच्चा? रिएक्टर स्केल कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। इसे कहते हैं रिएक्टर स्केल। ये क्या होता है? भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है। 0 से 9 तक के अंक इस पर वर्णित होते हैं। यानी भूकंप कितना तेजी से आया है, कितना तेज आया है, ये मापता है कौन? रिएक्टर। ठीक है ना? जो रिएक्टर स्केल होता है ना, ये मापता है कि भूकंप कितनी तेजी से आया है, कितनी जोर से भूकंप आया है। ठीक है ना? ये नापता है कौन? रिएक्टर स्केल। सिस्मोग्राफ क्या करता है? भूकंप को मापता है। ठीक है ना? मापने का है, लेकिन उसकी तीव्रता को मापने की बात करता है। तो यहाँ पर या देखो ये बताएगा कि भूकंप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना? लेकिन ये बताएगा कि भूकंप कितने जोर से आया, कौन? रिएक्टर स्केल। फिर है बच्चा क्या? सिस्मोलॉजी, याद रखिएगा एक वर्ड मैंने दिखा सिस्मोलॉजी, ये क्या होता है? जब हम भूकंप के बारे में अध्ययन करते हैं भाई, भूकंप के बारे में अध्ययन करते हैं, इसे हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है? तीनों चीज़ों तीनों पॉइंटों को आप बढ़िया अच्छे से आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, तीनों पॉइंटों को बड़े अच्छे से आप लोग समझना है। ठीक है बच्चा? तीनों पॉइंटों को बड़े अच्छे से से आपको समझना है। तीनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। क्या?
मैंने कहा भाई सीस्मोग्राफ क्या होता है? आपने कहा भूकंप को मापना है भई। भूकंप को मापना है तो सीस्मोग्राफ हो गया। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा रिएक्टर स्केल क्या होता है? आप कहोगे भैया भूकंप कितने ज़ोर से आया? वो रिएक्टर स्केल में दिखते हैं। ठीक है? भूकंप कितने ज़ोर से आया? वो रिएक्टर स्केल में देखते हैं। ठीक है ना बच्चा? समझ में आया आपको? आप कहोगे बिल्कुल समझ में आ गया भैया। ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। फिर है भई सिस्मोलॉजी। मैंने कहा भूकंप के बारे में मुझे जानना है, अध्ययन करना है, भूकंप होता क्या है? इसको कहते हैं भैया सिस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है? अच्छा इसके प्रभाव के बारे में बात करते हैं। इमारतों का गिरना, सड़कों, भूमि में दरार पड़ना और पुलों का टूटना। भाई भूकंप आएगा, तो भाई जब धरती हिलेगी, तो भाई बिल्डिंग्स भी हिलेंगी और बिल्डिंग हिलेंगी भाई तो बिल्डिंग गिरेंगी। ऐसा ही होगा भाई सड़कों, भूमि में दरारें पड़ जाएँगी। देखो, जब धरती हिलेगी तो दरारें पड़ जाएँगी, ठीक है ना? मिट्टी में दरारें पड़ जाएँगी। और पुल वगैरह टूट जाते हैं, ये इसका प्रभाव होता है, बहुत विनाशकारी होता है, समझिएगा समझिएगा। और ऐसे में हमें क्या करना चाहिए भैया, हमें खुले स्थानों पर आ जाना चाहिए, ठीक है ना? इसको बचाव के लिए, ठीक है ना? चलिए, अच्छा लिया दिया भी है पॉइंट, बहुत बढ़िया, चलो दिया है, बचाव की बात कर रहा है। तो देखिए बचाव की यहाँ पर बात कर रहा है बच्चा समझिएगा, मैंने कहा भाई खुले स्थान पर चले जाना चाहिए, पहला काम। दूसरा, अंदर होने पर किसी मजबूत या मेज़ या अलमारी के नीचे छिप जाना चाहिए। भाई अगर आप मान के चलो बाहर नहीं जा रहे, अपनी बिल्डिंग में हो, तो अपनी कोई अलमारी वगैरह है, कोई मेज़ वगैरह है, टेबल वगैरह है, तो उनके नीचे बहुत मजबूती से उनको पकड़ कर उनके नीचे छिप जाना चाहिए, ठीक है? अब हम ऐसा ही कुछ एक बिंदु देखते हैं ऐसी घटना कब हुई थी, तो 2001 का समय था, 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में भयंकर तूफान आया था, गुजरात के भुज में भयंकर तूफान आया था, भयंकर, समझिएगा, है कि नहीं? ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा, भूकंप का वह बिंदु जहाँ से पृथ्वी के अंदर कंपन शुरू होता है। देखो भाई, जब मैंने कहा भाई भूकंप आ रहा है, जब भूकंप आ रहा है, इसका मतलब एक केंद्र तो होगा जहाँ से भूकंप आएगा, एक केंद्र तो होगा। ऐसा तो नहीं है कि कहीं भी भूकंप आ गया, ऐसा नहीं। एक केंद्र होता है, जहाँ से जो भूकंप स्टार्ट होता है, कंपन शुरू होता है, उसे फोकस उद्गम केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? फोकस उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना? फोकस उद्गम केंद्र कहते हैं और ठीक उसके ऊपर पृथ्वी की सतह वाले बिंदु को एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कह रहा है? ठीक उसके ऊपर पृथ्वी की सतह वाले बिंदु को अधिकेंद्र कहा जाता है। सबसे ज़्यादा तबाही एपिसेंटर पर ही होती है। जैसे मैंने कहा, समझिएगा, मैंने कहा भाई यहाँ से भूकंप निकलना स्टार्ट हुआ, समझिएगा। यहाँ से भूकंप निकल रहा है तो भूकंप पे ज़्यादा तबाही कहाँ होगी भई? यहाँ इस पॉइंट पे ही तो होगी। इसके ऊपर जो पृथ्वी का पॉइंट है यहीं तो सबसे ज़्यादा होगी। भाई बाद में भी यहाँ भी होगी, इस जगह पे भी होगी, इस जगह पे भी होगी, लेकिन यहाँ थोड़ी कम होगी। लेकिन जब केंद्र की बात करते हैं भाई तो केंद्र पे तो सबसे ज़्यादा होगी। जैसे मेरे मकान में आग लगी भई, मेरे मकान में आग लगी तो ज़्यादा तबाही कहाँ पर होगी? मेरे मकान में ही होगी, बगल वालों में ही होगी, लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी मेरे मकान में, ठीक है ना? तो जहाँ जिसका केंद्र होता है वहाँ सबसे ज़्यादा तबाही होती है। समझिएगा? तो चीज़ें समझ में आई आपको? आप कहोगे बिल्कुल भैया। ठीक है ना? तो एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा-सा रिवाइंड करवा देता हूँ इसमें। देखिएगा भूकंप के बारे में, तो समझिएगा भूकंप क्या होता है? अचानक पृथ्वी का हिलना या कंपन करना, ठीक है ना? इससे ये काय के कारण आता है? तो एक टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं, टेक्टोनिक प्लेटें ये आपस में टकराती हैं या फिर ये मतलब एक-दूसरे से जगह पर खिसकने लगती हैं, या ठीक है ना? उनमें हलचल पैदा होती है, जो प्लेटें होती हैं उनकी वजह से आता है, समझे? इसमें 3 मैंने पैमाने आपको बताए। सीस्मोग्राफ होता है भूकंप को मापने का यंत्र, रिएक्टर स्केल होता है कि भूकंप कितनी तीव्र आया, तेज आया है, उसको देखते हैं। सीस्मोलॉजी होती है भूकंप का अध्ययन करना, ठीक है ना? ये चीज़ें हैं और इसमें आपको याद रखने के लिए चीज़ें क्या हैं कि भूकंप से कैसे बचा जाता है, प्रश्न पूछ लिया जाएगा, तो खुले स्थान पर चले जाना चाहिए। अंदर होने पर किसी मजबूत चीज़ को पकड़ लेना चाहिए और उसके नीचे छुप जाना चाहिए, ठीक है? और भूकंप जहाँ से स्टार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जहाँ से शुरू होता है, उसे फोकस या उद्गम केंद्र कहते हैं। फोकस, उद्गम केंद्र कहते हैं, ठीक है बच्चा? तो ये सारी चीज़ें आपने समझी भूकंप के बारे में। ठीक है? चीज़ें समझ में आ रही हैं? आप कहोगे बिल्कुल। और आ रही हैं तो क्लास को लाइक कर दो, बढ़िया तरीके से लाइक कर दो। जो नीचे एक थम्स अप का ऐसा अंगूठा होगा, ये नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला, उसको लाइक करना है। ठीक है बच्चा? चलिए, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या बच्चा? बाढ़ के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं भैया? बाढ़ के बारे में। देखो, अच्छे से समझना बाढ़ के बारे में, ठीक है? बाढ़ क्या होती है? मैंने कहा भई इसको समझते हैं। अत्यधिक जल या वर्षा के कारण नदियों का जल स्तर अपनी सामान्य सीमा से बाहर बहकर मैदानी क्षेत्रों को जलमग्न कर देता है। उसे हम कहते हैं बाढ़। समझो, मैंने कहा भई एक नदी थी और बढ़िया तरीके से चल बरसात का मौसम आया और नदी में इतना पानी हो गया कि नदी का जो एरिया था, नदी होगी भई
तो नदी अपने एरिया में चल रही है। लेकिन अब इतना पानी आया कि नदी अपने एरिया से बाहर की जो जगह है, उस पे भी निकल गई भाई। सीमा से बाहर बहकर जो मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर जलमग्न कर देता, उसको भी जलमग्न कर देता है। ठीक है ना? तो उसे हम कहते हैं बाढ़। और इसको तो आप आसानी से समझते हैं। आपके शहर में बहुत ज़्यादा कोई बा शहर के बगल से नदी बह रही है और नदी में इतना पानी हो गया, ओवरफ्लो हो गया नदी में पानी और वो पानी कहाँ आपके शहर में घुस गया। शहर में बहुत-बहुत यहाँ-यहाँ तक पानी भर गया, यहाँ-यहाँ तक पानी भर गया। उसे ही तो बाढ़ आना कहते हैं। समझ ठीक है भाई। कारण क्या हो सकता है भाई बाढ़ आने का? तो देखो, एक तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से बरसात हो रही है, डेली बरसात हो रही है, बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, हो रही है, हो रही है। 2-4 दिन, 10-8 दिन तक चल रही है बरसात, तो भाई पानी कहाँ जाएगा? बाहर ही होगा, ओवरफ्लो ही होगा। एक तो ये कारण हो सकता है। कोई बाँध है भाई, जैसे बाँध समझते हैं नदी पर पानी को रोकने के लिए बाँध बनाया जाता है, ठीक है? अब मान के चलो बाँध टूट गया, अब टूटेगा तो भाई पानी एकदम से बहेगा, बहेगा तो ये कारण हो सकता है। कभी-कभी क्या होता है बादल फटने से भी बाढ़ आ जाती है। जैसे आपने उत्तराखंड की घटना देखी होगी। एक स 2021 का समय था शायद, 21 का 16 का था, कन्फर्म नहीं है। जो उत्तराखंड में भयंकर तबाही हुई थी बद्रीनाथ में, ठीक है ना? तो उस समय पर भयंकर बाढ़ आई थी, बादल फट गए थे। बादल फटना होता है कि एकदम से बादल फट गए और एकदम से तबाही आ गई बहुत भयंकर, ठीक है ना? तो ये बाढ़ आने का चीज़ें होते हैं। इससे क्या प्रभाव पड़ते हैं? फसलों की बर्बादी हो सकती है। आप कहोगे बिल्कुल ज़्यादा पानी आएगा भाई फसल ही नहीं हो पाएगी, ठीक है ना? हैज़ा जैसी जल जनित बीमारियाँ फैलना, पीने के साफ पानी की कमी होना। यानी ब देखो जब पानी भरा रहेगा काफ़ी समय तक तो वहाँ पर बहुत सारे कीटाणु जो है जीव जहाँ पर पलेंगे और वहाँ पर फिर क्या है बीमारियाँ होने का कारण बन सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है ना? और पीने का पानी की कमी हो जाएगी क्योंकि देखो वहाँ पर दूषित पानी हो जाएगा सारा तो पीने के पानी की भी कमी हो जाएगी, ठीक है बच्चा? समझ में आया बात से? ठीक है ना? चलिए, अगला है बचाव। क्या कर सकते हैं बच्चा इससे बचाव कैसे कर सकते हैं? नदियों के किनारे पर तटबंध बनाना, यानी तट को बहुत बढ़िया तरीके से बनाना नदियों के किनारे। अधिक वृक्षारोपण करना और ऊँचे स्थानों पर जाना। हमेशा आपको ऊँचे स्थान पर जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कर सकते हैं। नदियों के किनारे पर आप अपने घर मत बनाइएगा क्योंकि नदी कभी भी बाहर आ सकती है, तो ये भी बचाव का कारण हो सकता है। उदाहरण भारत में असम और बिहार बाढ़ में अत्यधिक प्रभावित रहते हैं। अगर भारत में अगर बात करें तो असम और बिहार की बात करते हैं। ये बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। कौन-कौन सा? असम की बात करता हूँ तो ये बाढ़ से प्रभावित रहता है, बिहार की बात करता हूँ तो ये भी बाढ़ से प्रभावित रहता है। एक्स्ट्रा फैक्टर में बात करते हैं। बिहार का शोक, क्या मेरे भाई? बिहार का शोक एक नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है बच्चा? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, क्योंकि ये अपना मार्ग बदलने और बाढ़ लाने के लिए कुख्यात हैं भई। 2 नदी हैं, एक है भाई कोसी नदी, समझिएगा, एक नदी है कोसी नदी और कोसी नदी क्या करती है बच्चा, कोसी नदी क्या करती है, बिहार का सूख इसे कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये अपना मार्ग बदलती है और बार-बार बाढ़ लगाने के लिए बहुत कुख्यात मानी जाती है। और एक बंगाल की नदी है, जिसका नाम है दामोदर नदी और दामोदर नदी को बंगाल का सूख कहते हैं, ठीक है? ये क्या करती है बच्चा, तो ये अपना मार्ग बदलने में माहिर है एक तो और मार्ग बदलने में माहिर है और बाढ़ लाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है फेमस है। इसीलिए बिहार का सूख कहे तो कोसी नदी और बेटा याद रखेंगे बंगाल का सूख कहे तो दामोदर नदी। ठीक है बच्चा? याद रखेंगे इतनी बातें? बहुत बढ़िया तरीके से। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चे सूखा के बारे में। सूखा क्या होता है? ये सूखा क्या हो गया? सूखा के बारे में बात करते हैं, समझिएगा सूखा क्या होता है? देखिए, परिभाषा समझते हैं। लंबी अवधि तक वर्षा ना होना, बहुत कम वर्षा होने का कारण जमीन का पूरी तरह से सूख जाना। बच्चा क्या होता है सूखा? जैसे बहुत लंबे समय तक वर्षा नहीं हो रही है, तो भई वर्षा नहीं होगी तो ज़मीन सूखेगी, उसे ही तो सूखा कहेंगे और फिर फसल वगैरह सब नष्ट हो जाती है सूखा होने से, ठीक है ना? तो बहुत कम वर्षा होना जिसके कारण ज़मीन पूरी तरह से सूख जाती है, समझिएगा सूखा होता है। कारण क्या हो सकता है? मानसून की विफलता। एक जो मानसून आते हैं हमारे साथ हमारे देश में हर साल मानसून आते हैं, ठीक है ना? बारिश का मौसम आता है, लेकिन अब मान के चलो मानसून सही से नहीं आ पाया, पानी कम पड़ा या बारिश हुई ही नहीं, तो ये चीज़ें विफलता का कारण है। हम वनों की कटाई करते हैं, ये भी इसका कारण है, ठीक है ना? और हम और क्या है जलवायु में परिवर्तन होना भी जो है सूखा रहने का कारण है, ठीक है? समझिएगा। तो मानसून की विफलता के कारण सूखा नहीं आता एक तो सूखा आता है, ठीक है? वनों की कटाई होना और क्या है बच्चा जलवायु में परिवर्तन होना। इससे क्या प्रभाव पड़ता है? फसलों की बर्बादी हो जाती है, भाई फसल तो बर्बाद हो ही जाएगी। जब पानी नहीं पड़ेगा तो फसल तो बर्बाद होंगी ना, क्योंकि सूखे जैसी स्थिति हो जाएगी। भूजल स्तर में गिरावट भाई हमारे जो भूमि में जल है, वो स्तर में गिरावट आएगी, बहुत नीचे चला जाएगा। अभी बोरिंग से पानी निकाल लेते हैं इतने से,
लेकिन वर्षा नहीं होगी तो अब इतनी से निकलेगा और कभी फिर एक आध साल वर्षा नहीं हुई तो फिर खत्म हो जाएगा। तो भूजल में भी गिरावट आएगी। अकाल और भुखमरी, पीने के पानी की कमी भी हो जाती है। ठीक है? ये इसके क्या हो सकते हैं बच्चा प्रभाव हो सकते हैं। तो सूखा समझ में आया। आपके लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाए, देखो नॉर्मल प्रश्न पूछेगा भाई, नॉर्मल प्रश्न पूछेगा, सूखा क्या है? सूखा काय के कारण होता है? तो आप कहोगे उसमें ऑप्शन होगा वनों की कटाई है, यातायात की ज़्यादा चल रहे हैं, ऐसे कुछ ऑप्शन रहेंगे। तो आपको याद रखना है। ठीक है बच्चा? तो याद रखिएगा। अगला देखिएगा, बचाव कैसे कर सकते हैं? वर्षा जल संचय। अच्छा अच्छा वर्षा जल संचय यानी ऐसे मान के चलो इस साल वर्षा हो गई बढ़िया अच्छे से, हमने वर्षा के जल को बचा के रखा। और जैसे मान के चलो एक सीज़न में ऐसे आज वर्षा हुई, फिर मान के चलो 10 दिन तक नहीं हुई, तो हमने जो आज वर्षा हुई उसके पानी को संचय कर लिया, बचा लिया, ठीक है? सेव कर लिया, ठीक है ना? समझिएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है ना? वृक्षारोपण करना, सिंचाई की आधुनिक विधियों का प्रयोग करना जैसे स्प्रिंकल, ड्रिप या फिर ड्रिप सिंचाई। जैसे हम सिंचाई के लिए भी क्या करते हैं, खेतों में पानी छोड़ देते हैं, पाइप चल रहा है पूरे खेत में, पानी पानी हो गया, जलमग्न हो गया फिर खेत। लेकिन ऐसा नहीं, आधुनिक प्रणाली का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम यहीं पर ऐसा कोई काम करें जो हमारा पेड़ है और हमें ऐसा ही कोई काम करें कि यहीं पर जो है नल लगा दें मतलब एक लेज़म के द्वारा इसमें ही इसी पौधे-पौधे पे पानी बूँद-बूँद बूँद पानी पानी पड़े, तो पूरे खेत में नहीं पानी जाएगा। तो ऐसी कुछ जो है अपन जो है प्रणाली अपना सकते हैं। उदाहरण में देखते हैं, राजस्थान और बुंदेलखंड सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं। आप सभी को पता है हमारे राजस्थान में, ठीक है ना? रेत ही रेत है, राजस्थान में पानी के लिए तरस जाते हैं लोग, ठीक है ना? तो ये चीज़ समझिएगा। एक्शन फैक्टर में बात करते हैं, भारत के मरुस्थलीय राज्य राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है और सतलज और ब्यास को नदी के संगम से निकलती गई है, हरिके बैराज। देखिए समझिएगा, भारत के मरुस्थलीय राज्य राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है, ठीक है ना? जो सतलज और ब्यास नदी के संगम से निकली है। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है बच्चा? चलिए आगे देखते हैं। सुनामी क्या होता है बच्चा? सुनामी के बारे में समझते हैं कि सुनामी क्या होता है? सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। पूछ लिया जाए, सुनामी किस भाषा का शब्द है बच्चा? तो याद रखिएगा जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है समुद्र की विशाल लहरें। भाई समुद्र में हमने देखा एकदम से लहर आई और सब कुछ बहा के ले गई। समुद्र में आती है लहरें, विशाल लहरें, बहुत बड़ी-बड़ी लहरें। ठीक है ना? इसे हम सुनामी कहते हैं भाई। कारण समुद्र के भीतर भूकंप आना, समुद्र के अंदर ज्वालामुखी का फटना। ये क्यों? देखो अब लहरें उठेंगी तो कोई हट जब समुद्र में लहरें उठ रही हैं, तो कोई ना कोई बात तो हुई होगी। समुद्र में भाई क्या होता है? भूकंप आ गया, समुद्र के अंदर भूकंप आ गया। अब समुद्र के अंदर भूकंप आएगा भाई तो पानी तो लह उठेगा, भाई पानी तो उठेगा। समुद्र के अंदर अगर भूकंप आएगा तो पानी तो उठेगा। और ज्वालामुखी फटना, ज्वालामुखी एकदम से फट रहा है, आग निकलती है एकदम से, तो आग निकलेगी तो भाई तो पानी भी एकदम से उफान लेगा, ठीक है ना? चलिए, प्रभाव क्या होता है इसका? तटीय इलाकों में भारी तबाही होती है, मैदानी इलाकों में पानी का घुसना, ठीक है ना? जो उसके समुद्र के तट में जो इलाके होते हैं, उनमें तबाही देखने को मिलती है क्योंकि पानी एकदम से, ठीक है ना? और मैदानी इलाकों में पानी घुसना स्टार्ट कर देता है। बचाव क्या कर सकते हैं? सुनामी चेतावनी प्रणाली का उपयोग करना, समुद्र तट से दूर ऊँचे स्थानों पर चले जाना, इससे बच सकते हैं आप। समुद्र तट से आप ऊँचे स्थानों पर चले जाएँ और सुनामी की चेतावनी सभी को पहुँच जाए, तो इससे आप बच सकते हो। ठीक है बच्चा? चलिए, 26 दिसंबर 2004 की बात है भई, हिंद महासागर में आई विनाशकारी सुनामी, आप सभी को पता है। 2004 की बात है भैया, क्या हुआ था हिंद महासागर में भयंकर सुनामी आई थी, भयंकर सुनामी, जिससे बहुत प्रभाव पड़ा था। सुनामी का प्रभाव गहरे समुद्र में महसूस नहीं होता, लहरों की ऊँचाई तट के पास आने पर अचानक बहुत अधिक बढ़ जाती है। क्या होता है भैया, ये जो सुनामी होता है ना, इसका प्रभाव गहरे समुद्र में महसूस नहीं होता है। लेकिन जो लहरों की ऊँचाई तट के पास आने पर अचानक बहुत अधिक बढ़ जाती है। जब ये तट के पास आती है ना, तो वह बहुत अधिक बढ़ जाती है। ये बातें आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं भाई चक्रवात के बारे में। चक्रवात क्या होता है? तो कम वायु दाब केंद्र के चारों ओर तेज गति से घूमती हवाओं का तूफान। भाई हवाओं का तूफान, हवाएँ आ रही हैं, उसे तो कहते हैं चक्रवात, ठीक है ना? यानी कम वायु दाब के केंद्र के चारों ओर तेजी से घूमती हवा, ठीक है ना? चक्रवात। जैसे हम गाँव में कहते हैं ना छोटे-मोटे चक्रवात आते हैं, जैसे भूत कहते हैं, भूत आ गया, भूत आ गया। जैसे एकदम से बवंडर सा आ जाता है, ठीक है ना? उसे भूत कहते हैं, ठीक है गाँव में। कारण क्या होता है? भई समुद्र की सतह का उच्च तापमान, वायुमंडल से अधिक नमी या वायु दाब में अंतर, ये सारी चीज़ें इसके कारण हो सकते हैं। प्रभाव, तेज़ हवाएँ आती हैं, भारी वर्षा होती है, तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और तबाही देखने को मिलती है। ठीक है? ये चक्रवात के कारण ही होता है क्या? तेज़ हवाएँ चलने लगती हैं, भारी वर्षा होने लगती है,
तटीय क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिलती है और बहुत ज़्यादा तबाही देखने को हमें मिलती है। इससे कैसे बच सकते हैं? मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करें, सुरक्षित महफूज स्थानों पर चले जाना चाहिए। हमें सुरक्षित और मजबूत स्थानों पर चले जाना चाहिए। उदाहरण चक्रवात फानी, एक नाम है चक्रवात फानी, चक्रवात बिपरजॉय, ये चक्रवात के नाम है, बहुत भयंकर तबाही करते हैं भई, याद रखिएगा। चक्रवातों को दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अमेरिका में इसे किसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है भई। अमेरिका में अगर चक्रवात की बात करें तो इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है और जापान, चीन में इसे क्या है, टाइफून के नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो अमेरिका में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है और वहीं अगर मैं बात करूँ जापान और चीन में तो इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है चक्रवातों को, ठीक है बच्चा? आगे बात करते हैं भूस्खलन, भूस्खलन क्या होता है? भूस्खलन के बारे में समझते हैं भूस्खलन क्या होता है? पहाड़ों या ढलानों से मिट्टी, चट्टान, मलबे का अचानक गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर खिसकना। जैसे आपने पहाड़ी इलाके देखे हैं, वहाँ से एकदम से पहाड़ नीचे आ गया, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भूस्खलन होना, ठीक है ना? भू का स्खलन, भू गिरना, भू को मतलब भू का स्खलन होना, ठीक है ना? समझिएगा। कारण क्या होता है भाई? तेज बारिश, भूकंप, पहाड़ों पर कटाई, निर्माण कार्य, इससे क्या होता है? भूस्खलन होता है, ठीक है ना? समझिएगा। इससे प्रभाव क्या होता है? रास्ते, सड़कें बंद हो जाना, घरों का दबना, ठीक है ना? उसके नीचे अगर कोई सड़क है, तो उस पर एकदम से क्या होगा? एकदम से पानी गिर जाएगा। सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ सड़कें रास्ते बंद हो तो वहाँ एकदम से जैसे सड़क बनी है, तो उस पर एकदम से मिट्टी आकर बह जाएगी, तो वहाँ पूरा रास्ता जाम हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है ना? घरों उसके अगर नीचे कोई घर बना है, जैसे कोई पहाड़ के नीचे घर बना है और भूस्खलन हो गया, तो घर दब जाएगा, समझिएगा? बचाव क्या हो सकता है भाई? पहाड़ी रास्तों के किनारे मजबूत दीवारें बनाना। जैसे पहाड़ी का कोई रास्ता है, जैसे मैंने कहा भई अ, जैसे ये रोड है और ये रोड है भाई और यहाँ पर ये पहाड़ है। तो यहाँ पर एक बढ़िया रोड के नीचे ये रोड है और एक पहाड़ है। तो रोड के नीचे बढ़िया सी एक दीवार बना देना चाहिए, जिससे कि जो मिट्टी आए, जो भूस्खलन करके जो मिट्टी आए, वो रुक जाए यहीं पर। जो पत्थर आए, वो रुक जाए, ठीक है ना? समझिएगा। अ और पहाड़ी ढलान पर अत्यधिक पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ों की जड़ें क्या करती हैं, मिट्टी को बाँधे रखती हैं। पेड़ क्या करते हैं कि उस मिट्टी को बाँधे रखते हैं भाई, तो वो गिर ही नहीं पाएगी, ठीक है ना? वो नीचे झर ही नहीं पाएगी, समझिएगा। भारत में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। उत्तराखंड में आपने देखा होगा जब बद्रीनाथ, केदारनाथ जाते हैं, तो बहुत भयंकर ठीक है ना? भूस्खलन देखने को मिलता है। चलिए, अगला देखिएगा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर बना ऐसा छिद्र, जहाँ दरार जिसमें पिघली हुई चट्टानें, धुआँ, राख और मैग्नी बाहर निकलती हैं। क्या कह रहा है? पृथ्वी की सतह पर बना हुआ ऐसा छिद्र या दरार जिससे पिघली हुई चट्टानें, धुआं, राख और गैसें बाहर निकलती हैं। भाई पृथ्वी है हमारी, मैंने कहा ये हमारी पृथ्वी है। वैसे मैं आपसे कहूँ, ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर एक ऐसी दरार पड़ जाएगी जिससे क्या पिघला हुआ लावा निकलता है। लावा बाहर आग जैसा निकलता है। निकलता जाएगा, बहुत ज़्यादा निकलता जाएगा। ठीक है? ऐसा लावा निकलता है। ठीक है ना? समझिएगा। जिसे क्या कहते हैं हम? लावा और मैग्मा कहते हैं भई। पृथ्वी के अंदर पिघली चट्टानों को मैग्मा कहते हैं और यह मैग्मा जब बाहर सतह पर आ जाता है तो इसे हम लावा कहते हैं। देखो, पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें पिघलती हैं उसे तो हम कहते हैं मैग्मा। लेकिन जब वो मैग्मा बाहर निकलता है और बाहर निकल कर जो सतह पर आ जाता है, हमारी पृथ्वी पर ज़मीन पर आ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे भई? लावा कहते हैं। इससे क्या होता है विषैली गैसें का उत्सर्जन होता है, राख का बरसना होता है भई। इससे भयंकर राख बरसती है, राख निकल आती है और भयंकर गैसें निकलती हैं। बहुत सारी गैसें अलग-अलग हानिकारक गैसें भी हो सकती है, ठीक है ना? इससे बचाव क्या हो सकता है? इस क्षेत्रों से दूर रहना और जहरीली गैसों से बचने के लिए मास्क पहनना ही इसके लिए बचाव कर सकते हैं। क्योंकि प्राकृतिक घटना है भई। अब ज्वाला फट रहा है तो फट रहा है ज्वालामुखी, इसमें हम क्या कर सकते हैं? फट रहा है तो फट रहा है, ठीक है ना? चलिए अतिरिक्त क्षेत्र में बात करते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय मतलब समझते हो? सक्रिय मतलब समझते हो? सक्रिय मतलब एक्टिव, एक होता है इनएक्टिव। मैंने कहा भाई मैं अपने चैनल पर एक्टिव हूँ, मैं रोज़ाना क्लास ले रहा हूँ, मैं एक्टिव हूँ, मैं सक्रिय हूँ। मैंने कहा भाई एक होता है इनएक्टिव, आज क्लास ले ली 10 दिन के लिए गायब, फिर 10 दिन बाद आएगा, ऐसा नहीं। एक्टिव, लगातार लेना भाई, लगातार यानी एक्टिव मतलब होता है कि वो ऐसा ज्वालामुखी है जिससे लगातार जो है लावा निकल रहा है, लगातार निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि बंद है, कि आज बंद हो गया और कल चालू हो गया, ऐसा नहीं है। उसे कहते हैं इनएक्टिव यानी निष्क्रिय ज्वालामुखी, ठीक है ना? जिसका नाम है वेरन, ठीक है भाई? वेरन द्वीप है जो अंडमान जो है सागर में स्थित है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है वेरन
द्वीप, ठीक है भाई? और जो सक्रिय नहीं होते वो क्या करते हैं कि आज जैसे अब निकल आया 1 महीने के लिए, फिर 2 साल बाद पता नहीं निकलेगा तो निकलेगा नहीं, निकलेगा नहीं, निकल आया, ऐसे। ये सक्रिय है, ठीक है बच्चा? याद रखेंगे आप लोग। बादल फटना क्या होता है बच्चा? इसको समझिएगा बादल फटना। किसी सीमित क्षेत्र में बहुत कम समय जैसे 1 घंटे के भीतर में 100 मिलीमीटर या उससे अधिक बारिश का होना। यानी किसी छोटे से क्षेत्र में इतनी ज़्यादा भयंकर बारिश हो जाती है, इसे कहते हैं बादल का फटना। ठीक है ना? समझिए। कारण जलवाष्प से भरे बादलों का पहाड़ों से टकराकर एक ही स्थान पर रुक जाना। क्या होता है जो बादल जाते हैं, बादल हमारे क्षोभमंडल में सारी चीज़ें होती हैं। क्षोभमंडल में क्या होता है भैया, जो बादल होते हैं, मौसमी घटना होती है, क्षोभमंडल में होती है। अब क्षोभमंडल में क्या होता है भई, क्षोभमंडल पता है ना आपको कहाँ से? 0 से लेकर के हमारा 18 किलोमीटर तक क्षोभमंडल ही है। 18 किलोमीटर तक क्या है बच्चा? क्षोभमंडल है। फिर इसके बाद क्या है बच्चा? इसके बाद है समताप मंडल, ठीक है ना? 50 किलोमीटर तक, ठीक है ना? इसके बाद है समताप मंडल, समझिएगा, समताप मंडल है। अब देखो मैंने कहा भई यहाँ इसमें सारी मौसमी घटनाएँ इसी में होती है क्षोभमंडल में। किसमें होती है? में क्षोभमंडल में। अब क्षोभमंडल में क्या होता है बच्चा, क्षोभमंडल में क्या होता है कि बादल बन रहे हैं, बादल बन रहे हैं, बादल बन रहे हैं। लेकिन अब बादल यहाँ पर बन रहे हैं और यहाँ पर एकदम से पहाड़ खड़ा है और देखो उत्तराखंड वगैरह ये है ना, हिमाचल प्रदेश इनमें, इनमें क्या है जो पहाड़ है ना बहुत ऊँचे-ऊँचे हैं। तो बादल क्या करते हैं भाई पहाड़ों से टकरा जाते हैं और टकराएँगे तो भाई एकदम से चीज़ें नीचे आएँगी, ठीक है? पानी नीचे आ जाता है। तो एकदम टकरा एक ही स्थान पर रुक जाना। इससे प्रभाव क्या होता है? अचानक भयंकर बाढ़ आना और भारी भूस्खलन होना। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा, सॉरी मैं 2013 कह रहा था, केदारनाथ आपदा 2013 का घटना है वो, 2013 की घटना है, केदारनाथ आपदा उत्तराखंड में आपने देखने को मिली थी। बादल फटने की घटना मुख्य रूप से केवल पहाड़ी क्षेत्रों में ही देखने को मिलती है, पर्वतीय मैदानी इलाकों में नहीं। यानी ये केवल पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, जैसे हम तो मध्य प्रदेश में रह रहे हैं या मैं मध्य प्रदेश में रह रहा हूँ, तो मध्य प्रदेश में ये घटना नहीं मिलेगी, क्योंकि पहाड़ है ही नहीं इतने ऊँचे, ठीक है ना? ये समझ में आई आपको? आप कहोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गई। अब सुनो भैया, अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं, तो बढ़िया तरीके से क्वेश्चनों को करिए, मज़ा आ जाएगा आपको सारे क्वेश्चनों को करके, ठीक है? चलिए, बताइएगा भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के अध्यक्ष कौन होते हैं? अभी मैंने बताया राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? लो मैं तो ये पूछ लूँगा वर्तमान में कौन है? तो आप कहोगे भैया वर्तमान में है नरेंद्र मोदी। कौन है भैया? नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। नरेंद्र मोदी जी। क्यों? क्योंकि इसका अध्यक्ष हमेशा कौन होता है भैया? भारत का प्रधानमंत्री होता है और भारत का प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है भाई, याद रखेंगे। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन-सी एक मानव जनित आपदा है? भई जो मानव के द्वारा होती है भई, मानव जनित। क्या भूकंप में मानव का हाथ है? आप कहोगे नहीं भैया भूकंप क्या है? प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित नहीं है। सुनामी मानव जनित नहीं है भई, प्राकृतिक आपदा है। चक्रवात प्राकृतिक आपदा है। लेकिन बच्चा सड़क और रेल दुर्घटना तो मानव जनित आपदा है जी। मानव जनित है कि नहीं? क्योंकि मानव के द्वारा होती है, तो मानव जनित हो गई। ठीक है ना? समझ में आया बच्चा? समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है भाई, चलिए भूकंप को भूकंप को मापने के लिए यहाँ पर पढ़ दिया है, मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है बच्चा बताओ? भूकंप को मापने के लिए किसका किया जाता है? तो याद रखिएगा बच्चा, किसका किया जाता है? तो याद रखिएगा सीस्मोग्राफ का। किसका? सीस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है भूकंप को मापने के लिए, ठीक है ना? मापने के लिए, ठीक है ना? याद रखेंगे, मापने के लिए सीस्मोग्राफ का यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चा? चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पे पर नापी जाती है? और इस पैमाने में क्या होता है, एक स्केल होती है। इसके स्केल होते हैं और इसमें 0 से लेकर के 9 तक इसमें चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है? 0 से लेकर 9 तक इसमें लिखी होती हैं और इसी के आधार पर बताते हैं भैया हम कि भूकंप कितना तीव्र था, कितना तेज़ था, ठीक है? तो ये क्या किसमें होता है तीव्रता? तो बच्चा याद रखेंगे, तीव्रता होता है रिएक्टर स्केल में, ठीक है बच्चा? याद रखेंगे रिएक्टर स्केल में। और बच्चों भूकंप का अध्ययन करना क्या होता है बच्चा? तो भूकंप के अध्ययन करने को क्या कहते हैं हम? तो भूकंप के अध्ययन को कहते हैं सिस्मोग्राफी। क्या कहते हैं बच्चा? सिस्मोलॉजी। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन होता है सिस्मोलॉजी। लो जी प्रश्न ही पूछ लिया। भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है बच्चा? तो बताओ सिस्मोलॉजी कहा जाता है। अभी मैंने बताया भई, तो भूकंप के अध्ययन को बच्चा क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है बच्चा? चलिए अगला देखिएगा। पृथ्वी की सतह पर भूकंप के उद्गम केंद्र या जो फोकस होता है, जहाँ से भूकंप निकल रहा है, जहाँ से भूकंप निकलता है, भूकंप से स्टार्ट होता है, उद्गम होता है उसका, स्टार्टिंग होती है, के ठीक ऊपर वाले बिंदु को क्या कहा जाता है? जहाँ से उसे निकलता है
उसके ठीक ऊपर वाले बिंदु को क्या कहा जाता है बच्चा? ये आपसे पूछ रहा है कि ठीक ऊपर वाले बिंदु को, जहाँ सबसे ज़्यादा तबाही देखने को मिलती है भैया, इसे क्या कहते हैं? एपिसेंटर कहते हैं। एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र कहते हैं बच्चा। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं, जहाँ से भूकंप निकलता है और जहाँ से भूकंप उद्गमित होता है, उसे तो फोकस या केंद्र बिंदु कहते हैं और उसके ठीक ऊपर वाले बिंदु को क्या कहते हैं? मैंने कहा भूकंप यहाँ से स्टार्ट हुआ तो इसके ऊपर वाले बिंदु को क्या कहते हैं? तो बच्चा याद रखिएगा अधिकेंद्र एपिसेंटर कहते हैं। ठीक है बच्चा? याद रखेंगे। अगला देखिएगा, पृथ्वी के अंदर वह बिंदु जहाँ से भूकंप का कंपन स्टार्ट होता है, शुरू होता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? भई यही आंसर हो गया था, यही हो गया था, फोकस कहते हैं यानी समझिएगा उसे हम उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम मतलब जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, निकलना स्टार्ट हो रहा है, उसे उद्गम कहेंगे बच्चा। क्या कहेंगे? उद्गम केंद्र, जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है और इसके ऊपर वाले केंद्र को क्या कहते हैं बच्चा? ऊपर वाले को केंद्र को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इसको अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है ना? अधिकेंद्र तो ऊपर वाले को कहते हैं, लेकिन यहाँ से स्टार्टिंग कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? फोकस या उद्गम केंद्र कहते हैं। ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा, किस नदी को बिहार का शोक है बच्चा? बिहार का शोक 2 नदी बताई थी मैंने, एक बंगाल का शोक, एक बिहार का शोक है जी भाई। बंगाल का शोक और बिहार का शोक बताइए तो बिहार का शोक किसे कहते हैं बच्चा? तो याद रखिएगा कोसी नदी को हम क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं बच्चा, ठीक है? बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं, ठीक है ना? दामोदर नदी को याद रखिएगा बंगाल का शोक कहते हैं, क्या बच्चा? बंगाल का शोक कहते हैं, ठीक है ना? बंगाल का अगर मैं शोक की बात करता हूँ बच्चा, याद रखिएगा बंगाल का शोक किसे कहेंगे? तो याद रखिएगा दामोदर नदी को कहते हैं। ठीक है बच्चा, याद रखेंगे। लो जी पूछ ही लिया, है ना? बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो अभी मैंने बताया बच्चा, क्या? दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है भई, समझ में आया आपको? चलिए बहुत बढ़िया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन-सा सूखे के प्रभाव से बचने का एक उपाय है भाई? अगर आप सूखे से बचना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो? वनों की कटाई करोगे? भई कटाई तो कतई नहीं करेंगे भई, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। अत्यधिक पानी को बहाओगे? अरे भैया सूखा हो रहा है, पानी को बहाएँगे तो और सूखा हो जाएगा, पानी को क्यों बहाओगे? नदियों को रोकेगे? भई नदी किस पे रोक सकती है? नदी को कोई रोकेगा? वर्षा जल संचय, बिल्कुल भैया हार्वेस्टिंग यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी वर्षा के जल जो होता है, उसको हम संचय करें, इकट्ठा करें। ठीक है ना? उसको इकट्ठा करें। ठीक है भाई? चलिए। किस नदी को मरुस्थलीय राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? कौन-सी नदी को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है बच्चा? जल्दी बता दो। सुएज़ नहर को, पनामा नहर को, शारदा नहर को, इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। तो मैंने कहा देखो मेरे भाई, जीवन रेखा म राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी नगर को कहा जाता है। इंदिरा गांधी नगर को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है भाई? चलिए। सुनामी है भई सुनामी सुनामी किस भाषा का शब्द है बच्चा? बताओ। सुनामी अभी मैंने बताया सुनामी किस भाषा का शब्द है बच्चा? तो सुनामी को मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया था बच्चा। ये जापानी भाषा का शब्द है। किसका है बच्चा? जापानी भाषा का शब्द है मेरे दोस्त, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे। भाई याद रखना सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का। सुनामी जो शब्द है बच्चा, इसका अर्थ क्या होता है? अरे भई सुनामी का अर्थ क्या होता है? सुनामी आना मतलब क्या है? जो समुद्र होता है, वहाँ पर लहरें बहुत भयंकर तरीके से लहरें उठती हैं, सुनामी आ रही है भई, कहते हैं ना सुनामी आ रही है, तो समुद्र की विशाल लहरों का उठना ही सुनामी आना होता है। काय के कारण होता है? या हो सकता है यहाँ के समुद्र में क्या है भूकंप आया जो है समुद्र में भूकंप आया हो या समुद्र में ज्वालामुखी फटा हो, ये हो सकता है इसका कारण। लेकिन होता क्या है बच्चा? तो ये होता है समुद्र की विशाल लहरें उठना समुद्र के आस-पास, ठीक है? चलिए अगला देखिएगा, किस प्राकृतिक घटना के कारण मुख्य रूप से सुनामी आती है? लो जी पूछ लिया, कौन-सी घटना के कारण सुनामी आती है? समुद्र के भीतर तूफान भूकंप आना, पहाड़ों पर भारी बारिश होना, जंगलों में आग लगना, मैदानी इलाकों में बाढ़ आना। भैया सुनामी आ गई तो पहाड़ों पर भारी बारिश से थोड़ी ना आएगी, इससे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं होता। जंगलों में आग लगने से सुनामी से क्या मतलब है दोस्त? ठीक है ना? सबसे घटना का कारण मुख्य रूप से सुनामी आती है। किस घटना के कारण? मैदानी इलाकों में बाढ़ आना, इससे सुनामी थोड़ी ना आएगी। सुनामी आएगी बच्चा किससे? समुद्र के भीतर सॉरी भूकंप आ गया और समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फट गया। ठीक है बच्चा? ये हो सकते हैं इसके कारण।
चक्रवात एक तूफान है, ठीक है भैया, अच्छी बात है। हम भी कह रहे हैं चक्रवात तूफान ही है, ठीक है भैया। जो किसके केंद्र के चारों ओर तेज गति से घूमता है? किसके केंद्र के ओर चारों ओर किस जो है गति से घूमता है, तेज गति से घूमता है? कम वायुदाब या उच्च वायुदाब? मैंने अभी वाला बताया था, याद करो, याद करो। लो प्रेशर, ठीक है ना? लो प्रेशर, कम वायुदाब जो होता है ना, उसके चारों ओर घूमता है, कम वायुदाब के चारों ओर घूमता है। ठीक है बच्चा? याद रखेंगे आप लोग। अमेरिका में चक्रवात को क्या कहते हैं बच्चा? अमेरिका में क्या कहते हैं? टाइफून तो बच्चा चीन में कहते हैं, जापान में कहते हैं, ठीक है ना? चीन या फिर जापान में कहते हैं, ठीक है ना बच्चा? चीन या जापान में कहते हैं टाइफून, लेकिन यहाँ पर कह रहा है अमेरिका में, तो अमेरिका में हरिकेन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? हरिकेन कहते हैं अमेरिका में, ठीक है बच्चा? याद रखेंगे, हरिकेन कहते हैं अमेरिका में। बढ़िया तरीके से क्लास चल रही है, मज़ा आ जाए ना, मतलब क्या है ना, मज़ा आ जाएगा मज़ा, बिल्कुल। चक्रवातों को टाइफून कहाँ कहा जाता है? लो जी पूछ लिया, तो टाइफून कहाँ कहा जाता है? जापान और चीन में कहा जाता है। कहा जाता है? जापान और चीन में कहा जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन-सा भूस्खलन का एक उदाहरण है? भूस्खलन का उदाहरण क्या है? भूस्खलन का उदाहरण आपको बताना है कि भूस्खलन का उदाहरण क्या है? क्या भूस्खलन होता है तेज़ बारिश आना? भाई तेज़ बारिश आएगी तो भूस्खलन हो सकता है जी। पहाड़ सरक सकते हैं ना पहाड़, बिल्कुल सही बात है भाई। हो सकता है ये कारण तो है। भूकंप आना, भाई भूकंप आएगा तो पहाड़ भी हिलेगा और पहाड़ हिलेगा तो मिट्टी सरकेगी, तो वही भूस्खलन हो गया भई, ये बात बात हो सकती है। पहाड़ों पर कटाई, भाई पहाड़ों की कटाई करोगे तो सीधी-सी बात है पेड़ मट्टी को नहीं पकड़ पाएँगे, तो भूस्खलन हो सकता है, ठीक है ना? उपयुक्त सभी हो जाएगा बच्चा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना? चीज़ों को समझिएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। पेड़ भूस्खलन रोकने में कैसे मदद करते हैं? पेड़ कैसे मदद करते हैं? पेड़ कैसे करेंगे भई? अपनी जड़ से मट्टी को मजबूत पकड़ लेंगे ना उसको, अपनी जड़ से क्या करेंगे मट्टी को पकड़ लेंगे, ऐसे मदद करेंगे। वे बारिश रोकते हैं, अरे भैया पेड़ तो बारिश लाते हैं, ना कि रोकते हैं। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बाँधे रखती है, बिल्कुल सही बात है भैया, बिल्कुल सही बात कह रहा है बच्चा। दूसरा वाला ये कह रहा है कि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बाँधे रखती हैं, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है बच्चा। जो पेड़ों की जड़ होती है मिट्टी को बाँधे रखती है, पकड़ मजबूत रखती है उससे, जिससे वो आसानी से जो है जो है नीचे नहीं गिरती या बहती नहीं है, ठीक है ना? समझिए, ये हवा की दिशा बदलते हैं। पेड़ पेड़ हवा की दिशा काय को ज़बरदस्ती कर रहा है बच्चा, ये छाया देते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर पेड़ भूस्खलन रोकने के लिए कैसे मदद करते हैं ये पूछ रहा है, तो छाया तो हालाँकि देते हैं, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पर भूस्खलन के बारे में बात हो रही है, ठीक है? पृथ्वी के अंदर मौजूद पिघली हुई चट्टान को क्या कहा जाता है? भाई ज्वालामुखी निकलता है, वो सॉरी ज्वालामुखी फटता है। देखो जो कह रहा है पिघली हुई चट्टान को पृथ्वी के अंदर की बात कर रहा है, कहाँ कह रहा है? पृथ्वी के अंदर की बात कर रहा है। देखो अंदर की बात कर रहा है इसीलिए, बाहर की बात करता तो लावा लगा देता भई। बाहर की बात करता तो क्या लगा देता मैं? बाहर की बात करता ना, तो मैं बाहर की बात करता तो लावा लगा देता, ठीक है ना? इसी तो लावा कहते हैं बाहर। लेकिन अंदर इसे क्या कहते हैं बच्चा? इसे मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? मैग्मा कहा जाता है पृथ्वी के अंदर। ठीक है बच्चा? चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी? बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा। जब मैग्मा ज्वालामुखी फटने से पृथ्वी की सतह पर आ जाता है। पृथ्वी की सतह पर आ गया भैया, ऊपर आ गया, आ गया ऊपर और ऊपर आते ही उसे हम क्या कह देंगे बच्चा? लावा कह देंगे। क्या कह देंगे बच्चा? लावा कह देंगे। अंदर इसको मैग्मा कहेंगे लेकिन पीछे ऊपर आते ही पृथ्वी के इसे हम लावा कह देंगे। ठीक है ना? चलिए भैया, भारत का एकमात्र सक्रिय एक्टिव ज्वालामुखी कौन-सा है? हाँ, कौन-सा? कौन-सा है? कौन-सा है? तो बताइए बेरनदीप, है बाजी, बेरनदीप है, मैंने सब पढ़ाया है, बेरनदीप है। ठीक है बच्चा? याद रखिएगा। बादल फटने की मुख्य विशेषता क्या है? बादल फटने का कारण क्या है? बताइएगा। 1 घंटे के भीतर 100 एमएम या उससे अधिक बारिश होना। बिल्कुल बारिश होना है, बिल्कुल बारिश नहीं हुई। बादल फटेगा तो भयंकर तबाही आ जाएगी भैया, पानी पानी आ जाएगा दुनिया में। केवल हवाओं का तेज चलना, हवा तेज चलेंगी तो पानी नहीं होगा तो क्या होगा? कोई मतलब नहीं। बादलों का गायब होना है, बादल गायब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हुआ कि 1 घंटे के भीतर 100 एमएम या उससे अधिक बारिश हो जाती है, तो बादल फटना माना जाता है, यानी बहुत ज़्यादा भयंकर पानी वहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है बच्चा? चलिए अगला देखिए। बादल फटने की घटना मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में देखने को मिलती है? भैया जो बादल फटने की घटना है, मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलेगी? जो पहाड़ी इलाके होंगे, जहाँ पर पहाड़ों से बादल टकरा जाते हैं, यही तो कारण है ना? तो यहाँ पर मरुस्थलीय, मैदानी है, समुद्री है, ठीक है ना? पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ी या फिर पर्वतीय क्षेत्र में, ठीक है बच्चा? समझ में आया आपको? आप कहोगे बिल्कुल। 2013 में बादल फटने के कारण केदारनाथ की विनाशकारी आपदा किस राज्य में आई? केदारनाथ, केदारनाथ कहाँ है? उत्तराखंड, है ना? उत्तराखंड में। कहाँ पर आई थी भैया? उत्तराखंड में आई। केदारनाथ में मौत का तांडव देख, ये बताया था ना?
गाना सुना होगा आपने। बच्चों आपने सुना होगा अच्छे से। एक शंकर भगवान की मूर्ति की वीडियो तो आपने अक्सर देखी होगी। शंकर भगवान की मूर्ति आदि यहाँ तक वो पानी में मग्न जलमग्न रहती है। आपके जब मोबाइल चलाते होंगे तो वीडियो ज़रूर देखने को मिलती होगी। तो उत्तराखंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा? तो ये सारे क्वेश्चन मैंने पहले डिटेल पढ़ाए आपको बढ़िया तरीके से बहुत सारी क्लासेस इसकी हो चुकी हैं। आपको बता देना चाहता हूँ किस तरह से आपको देखना है। आप बच्चा सिंपली आपको सिंपली बच्चा कहाँ जाना है? देखो मैं आपको बता दूँ आपको बढ़िया सिंपल तरीके से आपको कहाँ जाना है बच्चा देखिएगा, यहाँ पर। आप जैसे ही जाओगे आप यूट्यूब सर्च करोगे, क्या करोगे भैया? यूट्यूब, लो जी यूट्यूब सर्च करोगे और जैसे ही आप यूट्यूब सर्च करोगे तो यूट्यूब पर जाओगे भैया, यूट्यूब कर लिया आपने। आपको यूट्यूब दिख गया भई, यूट्यूब आपको इस तरह से दिख गया और आप समझिएगा यूट्यूब आपको दिख गया। अब यूट्यूब पर यहाँ पर आप सर्च करोगे क्या बच्चा? यहाँ पर आप सर्च करोगे क्या? संदीप किरार सर, क्या करोगे? संदीप किरार सर, लो जी, संदीप किरार डाल देना बस। आपका काम हो गया, संदीप करार डाल दिया, आपका काम हो गया। आपको ये बढ़िया प्यारा-सा मलूक सा बालक दिखेगा, जिसका नाम है संदीप करार सर। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे नहीं, नहीं क्लिक क्लिक कर दिया, चलो ठीक है, क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर जैसे मैंने सब्सक्राइब किया है ना, आपको भी सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब का बटन दबाओगे। अब जैसे ही सब्सक्राइब का बटन दबाओगे तो पहले तो आपको जाना है यहाँ होम दिखेगा, वीडियो, शॉर्ट, लाइव, प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट पे जाना है। और प्लेलिस्ट पे जैसे ही जाओगे, आपको देखो मैथ की क्लास देखनी है तो मैथ वाले पोर्शन में चले जाना। ईवीएस की यानी पर्यावरण की क्लास देखनी है तो इस पे चले जाना। लो जी, पर्यावरण की 6 क्लासेस हो चुकी हैं, बढ़िया तरीके से इनको आप जॉइन करिएगा, बढ़िया तरीके से देखिएगा और बहुत सारी क्लासेस रोज़ाना चल रही हैं। ठीक है बच्चा? तो समझ में आया देखो पहली क्लास हुई है किसमें? राष्ट्रीय प्रतीक, राज्य और राजधानी, भारत में प्रथम महिलाएँ कौन-कौन सी हैं, ठीक है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इस तरह से। परिवहन हो गया, ठीक है? भारत में प्रथम पुरुष हो गए, सबसे ऊँचा बाँध क्या है, सबसे ऊँची मूर्ति क्या है, ये सारी चीज़ें हो गई। इनको ज़रूर देखो बच्चा, ये आपके पेपर में आपका सिलेक्शन रोक सकती हैं ये, अगर ये आपने नहीं पढ़ा तो। आपको आज ही इन क्लासों को जॉइन करना है, अगर अपना सिलेक्शन कंप्लीट अच्छा करना है। क्योंकि नया सिलेबस है, पता नहीं कैसा प्रश्न पूछेगा और कहाँ से पूछेगा। तो आपको बहुत मज़बूती के साथ जाना है, दोगुनी मेहनत करनी है। आपको मैं कह रहा हूँ फिर से आपको दोगुनी मेहनत के साथ मेहनत करनी है, पर्यावरण नया सब्जेक्ट है, पहली वर्ष है, पता नहीं कहाँ से प्रश्न पूछेगा। तो आपको अपना पूरी तैयार तरीके से करके जाना है। ठीक है बच्चा? तो चीज़ें समझ में आई? उम्मीद करता हूँ बढ़िया तरीके से समझ में आई हों। अपने दोस्तों को बता दो सबको भाई, दोस्तों को बता दो जल्दी से सब लोग, ठीक है ना? तो मिलते हैं अगली क्लास में बढ़िया तरीके से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बने रहिए हमारे साथ।